दोस्तों, अगर आप एक ऐसे जंगल में फंस जाओ जहां समय बार बार टूटता है, जहां मरा हुआ इंसान आपके सामने जिंदा खड़ा हो और आपको आपकी ही लाश दिख जाए, सबसे डरावनी बात, आप वहां से कभी बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि जैसे ही खून जमीन पे गिरता है, एक तेज आवाज गूंजती है और आप किसी और समय में फेंक दिए जाते हो। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब एक इंसान को बचाना पड़ता है, अपने पिता को अतीत से और अपनी बेटी को भविष्य से। तो देर नहीं करेंगे दोस्तों, और आज की इस बेहतरीन टाइम ट्रेवल मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। आज की मूवी है संभवम अध्यायम ओन्नु। कहानी की शुरुआत 1940 से 1960 के बीच के भारत से होती है, जहां हम एक घने और सुनसान जंगल में एक विदेशी महिला को देखते हैं, जो कि एक एस्टेट की मालकिन होती है। वो अपने कुछ लोकल वर्कर्स के साथ जंगल के अंदर जा रही होती है और उसका मकसद होता है अपने पति जेम्स और उसके लवर को मार के दफन करना, क्योंकि उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा था और वो इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। सबसे पहले वो जेम्स की लवर को एक गहरे दलदल में फेंक देती है, जहां वो धीरे धीरे उसमें समा जाती है। इसके बाद वो अपने वर्कर्स को जेम्स को पकड़ के लाने के लिए कहती है, लेकिन जेम्स वहां से भाग चुका होता है। हालांकि थोड़ी देर बाद वो उसे ढूंढ लेती है और उसे मारने के लिए बंदूक तान देती है, लेकिन गोली चलाने से पहले वो जेम्स से कहती है कि वो उसे आखिरी बार वैसे ही किस करे जैसे उसने पहली बार किया था। जेम्स इस मौके का फायदा उठाता है और जमीन से एक नुकीली लकड़ी उठाता है, और जैसे ही वो उसके पास आता है, वो अचानक उसी लकड़ी को उसकी बीवी के पेट पे घोंप देता है और उसे घायल करके वहां से भाग जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम उसी जंगल को दिन के समय में देखते हैं, जहां एक आदमी एक दलदल से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसने अपने हाथ में काले रंग की एक रिंग पहनी होती है, लेकिन उसका चेहरा हमें उस समय नहीं दिखाया जाता। ये दलदल बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा जेम्स के लवर को फेंकने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद ये सवाल उठता है कि ये आदमी कौन है और क्या उसका कनेक्शन उस पुराने घटना से है। इसी समय एक पुलिस ऑफिसर किसी का पीछा कर रहा होता है और वहीं पास में एक आदमी पेड़ों पे एक अजीब सा स्पाइरल सिंबल बना रहा होता है, जो किसी रहस्यमय गतिविधि की ओर इशारा करता है। उसी जंगल में 5 कॉलेज स्टूडेंट्स भी आते हैं, जिनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां होती है, और वे वहां जंगली सुअर का शिकार करने आए होते हैं। एक लड़की गन लेके खड़ी होती है और जैसे ही उसे अपने पीछे से भागने की आवाज सुनाई देती है, वो बिना देखे पीछे मुड़ के गोली चला देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सुअर है, लेकिन असल में वो उसी आदमी को गोली मार देती है जो दलदल से निकल के भाग रहा था। हम देखते हैं कि जैसे ही गोली चलती है, पूरा माहौल अचानक बदल जाता है। आसमान काला हो जाता है, तेज हवाएं चलने लगती है और वहां मौजूद सभी लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे घोड़ों की टाप, गोलियों की आवाज, पक्षियों की चीखें, जिससे साफ हो जाता है कि वहां कुछ अलौकिक और रहस्यमय हो रहा है। लेकिन अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस ऑफिसर ये सब देख के डर जाता है और तेजी से जंगल की ओर भागता है, और जैसे ही वो रोड पे पहुंचता है, सामने से आती हुई एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। उसके बाद उस ऑफिसर का क्या होता है ये हमें नहीं दिखाया जाता और सीन फिर से बदल जाता है। अब कहानी आती है आनंद नाम के एक पुलिस कांस्टेबल पे, जिसकी पत्नी नीतू प्रेग्नेंट होती है। आनंद एक अजीब तरीके से होश में आता है, जैसे वो किसी गहरी नींद में हो या फिर किसी अजीब अनुभव से बाहर आया हो। वो अपनी पत्नी के साथ अस्पताल में होता है, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि नीतू की डिलीवरी डेट अगले महीने यानी कि 24 अक्टूबर को है। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं और काफी खुश नजर आते हैं। हमें पता चलता है कि आनंद का ट्रांसफर केरल के एक गांव में हुआ है, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है। लेकिन नीतू से समझाती है कि उसकी जॉब ज्यादा जरूरी है, वो अपना ध्यान खुद रख लेगी। साथ ही उनके पास पड़ोस में रहने वाली आंटी भी है जो उसका ख्याल रखेगी। यह सुन के आनंद अगले ही दिन 24 सितंबर को उस गांव के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में आनंद को उसके पड़ोसी का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि नीतू को अचानक लेबर पेन शुरू हो गए थे और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अब सब कंट्रोल में है और चिंता की कोई बात नहीं है। ये सुन के आनंद जल्दी से अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करता है और एक टपरी पे जाके पूछता है कि पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचा जाए। वहां उसे बताया जाता है कि सामने एक जीप खड़ी है और उसी दिशा में जा रही है, तुम जाके उसमें बैठ जाओ। जीप में ड्राइवर के साथ एक आदमी होता है जो उससे बहुत बदतमीजी से बात करता है, उसे पीछे बैठने के लिए कहता है। पीछे एक और आदमी और उसकी बेटी होती है। आनंद अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश करता है,
लेकिन नेटवर्क नहीं होता। तब वो आदमी बताता है कि वहाँ केवल बीएसएनएल का नेटवर्क काम करता है। वो अपना फोन आनंद को देता है। शुरुआत में कॉल नहीं लगती, लेकिन थोड़ी देर बाद नीतू कॉल बैक करती है और बताती है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है। ये सुन के आनंद बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसी समय जीप का ड्राइवर बेटियों को लेकर गलत और भद्दी बातें करने लगता है, जिसे सुन के आनंद को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अचानक उनकी जीप के सामने एक आदमी टकरा जाता है, जिसके बाद आनंद तुरंत उसे उठा के हॉस्पिटल लेके भागता है और वहीं पे पता चलता है कि ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब यहाँ पर बाकी लोगों को भी पता चलता है कि आनंद खुद एक पुलिस वाला है, जिससे वे सब डर जाते हैं क्योंकि अभी तक उन्हें इस बात का पता नहीं था। वहीं जीप में बैठी लड़की नोटिस करती है कि रोड पे गिरा हुआ वो घायल आदमी अपने खून से एक स्पाइरल जैसा सिंबल बना रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने पहले एक आदमी को पेड़ों पे बनाते हुए देखा था। इसके बाद हॉस्पिटल में आनंद की मुलाकात सीनियर इंस्पेक्टर अशोकन और कांस्टेबल जोशी से होती है, जहां अशोकन उसका स्वागत करता है और जोशी को उस घायल ऑफिसर के फैमिली मेंबर्स को बुलाने के लिए कहता है और तब तक वही रुकने को बोलता है। इसके बाद अशोकन और जोशी आनंद को कैंटीन में चाय पिलाने ले जाते हैं, जहां तीनों अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बातें करते हैं। इसी दौरान पता चलता है कि आनंद के पिता भी एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन उसके जन्म से पहले ही वे कहीं गायब हो गए थे और कभी भी वापस नहीं आए, जिसके सदमे में उसकी माँ की भी मौत हो गई और आनंद को अनाथालय में पलना पड़ा। इसी बीच अशोकन को एक कांस्टेबल का कॉल आता है, जो बताता है कि कांस्टेबल रेजी ने कुछ लोगों को पकड़ा है क्योंकि वो जंगल के दूसरे हिस्से में 2 लड़कियों के साथ गंदा कंटेंट शूट कर रहे थे, लेकिन उन लोगों के राजनीतिक कनेक्शन है और जिस इलाके में वे शूट कर रहे थे वो केरल पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उधर वे लोग रेजी से बदतमीजी करने लगते हैं और एक लड़की वीडियो शूट कर रही होती है, लेकिन कॉल कटते ही रेजी गुस्से में आकर उन दोनों लड़कों को पीटने लगता है और उनमें से एक के पीछे भागता है। वो उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन तभी दोनों के सामने कुछ ऐसा आता है जिसे देख के वे हैरान और शॉक्ड रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद अशोकन और आनंद भी वहां पहुंचते हैं, जहां पता चलता है कि रेजी को जंगल में एक पुलिस ऑफिसर की लाश मिली है, जिसका चेहरा पूरी तरह कीचड़ से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो दलदल से अभी अभी बाहर निकला हो। रेजी का अंदाजा था कि ये लाश तमिलनाडु के पेरुमलाई पुलिस स्टेशन के किसी ऑफिसर की हो सकती है, लेकिन वहां के एएसआई कॉल नहीं उठा रहे थे, इसीलिए अशोकन 2 कांस्टेबल को वहीं रुक के लगातार कॉल करने के लिए कहता है और साथ ही फॉरेंसिक टीम को बुलाने का भी आदेश देता है। इसके बाद हम उसी जंगल में एक और घायल ऑफिसर को देखते हैं, जिसके पैर में गंभीर चोट लगी होती है। वो अपने साथियों को आवाज दे रहा होता है। दूसरी ओर अशोकन, आनंद और रेजी कार में होते हैं और उनके पास उसी घायल ऑफिसर की वॉकी टॉकी होती है जो शुरुआत में एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। तभी अचानक वो घायल ऑफिसर, जिसके पास रेडियो होता है, उसी के जरिए अशोकन की कार में रखे रेडियो से संपर्क कर लेता है और अपना नाम स्टीफन बताता है। वो कहता है कि वो पेरुमलाई पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर है और अपनी टीम के साथ कुछ अपराधियों को पकड़ने जंगल में आया था, जो उनसे बच के वहां छुप गए थे, लेकिन अब उसकी पूरी टीम गायब हो चुकी है और उसका पैर भी बुरी तरह जख्मी है, जिससे वो चल भी नहीं सकता। अशोकन कहता है कि वो इलाका उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और वे सीधे अंदर नहीं जा सकते, लेकिन स्टीफन उनसे मदद की गुहार लगाता है और कहता है कि आज उसकी पत्नी की डिलीवरी है और वो अपने बच्चे को देखे बिना मरना नहीं चाहता। ये सुन के आनंद इमोशनल हो जाता है और अशोकन से कहता है कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, जबकि रेजी इस जंगल को बहुत खतरनाक बता के मना करता है। इसके बावजूद आनंद और अशोकन ये तय करते हैं कि वे स्टीफन को बचाने जाएंगे, क्योंकि जब तक वे पेरुमलाई स्टेशन से संपर्क करते और औपचारिकताएं पूरी करते, तब तक शायद स्टीफन जिंदा ही नहीं बचता। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां दिखाया जाता है कि स्टीफन और उसकी टीम उस जंगल में कैसे पहुंचे थे। असल में स्टीफन अपनी टीम के साथ एक बस में 4 अपराधियों को दूसरी जेल में ट्रांसफर करने ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में उन अपराधियों ने एक पुलिस ऑफिसर की गन छीन ली और गन पॉइंट पे वहां से भाग निकले। यहाँ तक कि उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को गोली भी मार दी थी। इसके बाद स्टीफन अपनी टीम के साथ उन अपराधियों को पकड़ने जंगल में जाता है, जहां उसके साथ पीटर, मुथुवेल, मुनिस्वामी और सेल्वम होते हैं। लेकिन जंगल के अंदर अपराधी सेल्वम को एक बेल यानी कि लता की मदद से उसका गला घोट के मार देते हैं और उसकी लाश को वहीं लटका देते हैं। दूसरी तरफ मुथुवेल स्टीफन के साथ होता है और काफी डरा हुआ होता है, क्योंकि उसने उस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी होती है, जिसमें कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन मंदिर है
जहां बहुत साल पहले इंसानों की बलि दी जाती थी। लेकिन लोकल लोगों का मानना था कि जब से उस जंगल में इंसानी बलि देना बंद हुआ है, तब से वहां की जमीन पे खून नहीं गिरना चाहिए और ना ही वहां जोर से कोई आवाज करनी चाहिए, वरना कुछ अनहोनी हो सकती है। जैसे ही मुथुएल इस मंदिर की बात करता है, वैसे ही वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है, जिसका चेहरा कौवे जैसा होता है और शरीर इंसान का होता है, जो कि किसी स्थानीय देवता या सुपर नेचुरल बीइंग की तरह लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी क्षेत्रीय मान्यता में किसी देवता की पूजा होती है। लेकिन स्टीफन इन सब बातों को अंधविश्वास मानता है और मुथुएल से कहता है कि ये सब लोगों की बनी बनाई कहानियां हैं और वो उसे अलग अलग होकर क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए कहता है, जो कि एक बहुत खराब फैसला साबित होता है क्योंकि मुथुएल डरपोक और कमजोर था। तभी उसके पीछे से दो क्रिमिनल्स आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उसकी आवाज सुन के स्टीफन तुरंत वहां पहुंचता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद स्टीफन उन क्रिमिनल्स को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन जब वे नहीं मानते तो वो एक क्रिमिनल के कंधे पे गोली चला देता है। जैसे ही गोली चलती है, खून जमीन पे गिरता है और तेज आवाज होती है। तभी अचानक फिर से वही अजीब घटनाएं होने लगती है। आसमान काला हो जाता है, हवाएं तेज चलने लगती है और वही रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगती है जैसे शुरुआत में सुनाई दी थी। लेकिन कुछ ही पलों के बाद फिर से सब कुछ सामान्य हो जाता है और जब स्टीफन आसपास देखता है तो ना तो वहाँ मुथुएल होता है और ना ही वे दोनों क्रिमिनल्स, जिससे वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। अब मुथुएल को ढूंढने के लिए स्टीफन मंदिर के सामने वाली मूर्ति से दाईं ओर भागता है, लेकिन अचानक किसी चीज से टकरा के गिर जाता है और उसके पैर पे गंभीर चोट लग जाती है। और यही वजह थी कि बाद में उसने अशोकन और आनंद से संपर्क किया था। अब सीन वापस वर्तमान में आती है, जहां आनंद, अशोकन और रेजी स्टीफन को ढूंढते हुए जंगल के काफी अंदर तक पहुंच चुके होते हैं और वहां तेज बारिश शुरू हो जाती है। इसी दौरान अशोकन आनंद को उस जंगल से जुड़ी पुरानी कहानियां बताता है कि इससे पहले भी कई लोग वहां से गायब हो चुके हैं और सबसे पहला मामला 1940 से 1960 के बीच का बताया जाता है, जहां एक पुर्तगाली महिला के एस्टेट में काम करने वाली एक लड़की अचानक गायब हो गई थी। लोगों का कहना था कि उस लड़की का अफेयर उस एस्टेट की मालकिन के पति के साथ था। ये वही घटना थी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिससे साफ हो जाता है कि ये कोई अफवाह नहीं थी बल्कि सच्चाई थी। आगे अशोकन बताता है कि लोगों के अनुसार उस महिला ने अपने पति और उसकी लवर को उसी जंगल में लाके मार दिया। लेकिन जब अशोकन ने इस जगह का चार्ज लिया था तो उसी स्थान पे एक आदमी की लाश मिली थी, जहां अभी हाल में ही पुलिस ऑफिसर की लाश मिली थी। लोकल लोगों का मानना था कि ये लाश उसी पुर्तगाली महिला के पति की थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो लाश बिल्कुल ताजा लग रही थी, जैसे हाल में ही मौत हुई हो, जबकि घटना को लगभग 80 साल बीत चुके थे। ऐसे में लाश का कंकाल बन जाना चाहिए था। वहीं कुछ समय बाद वहाँ एक खोपड़ी भी मिली जो पूरी तरह से कंकाल बन चुकी थी और लोगों का मानना था कि ये उसी व्यक्ति की खोपड़ी है। लेकिन ये बात पूरी तरह से असंभव लगती है कि एक ही इंसान की लाश ताजा हो और उसकी खोपड़ी कंकाल में बदल चुकी हो। इसी वजह से अशोकन इन सभी कहानियों पे विश्वास नहीं करता। इसके बाद आनंद, अशोकन और रेजी भी उस मंदिर और उस मूर्ति तक पहुंच जाते हैं। तभी स्टीफन रेडियो के जरिए उनसे संपर्क करता है और बताता है कि वो मंदिर के पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, जो बाकी पेड़ों से काफी बड़ा है और उसकी बहुत सारी बेलें हैं और उसने वहां से दाईं ओर मुड़ के रास्ता लिया था। इसके बाद तीनों उस पेड़ को ढूंढने लगते हैं और जैसे ही वे दाईं ओर मुड़ते हैं, तभी अशोकन को पेरुमलाई पुलिस स्टेशन के एएसआई का कॉल आता है। एएसआई उसे बताता है कि उनके स्टेशन में जॉर्ज नाम का कोई इंस्पेक्टर नहीं है और जब अशोकन उसे उस जंगल के मंदिर के बारे में बताता है तो एसआई ये सुनकर घबरा जाता है। वो तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है क्योंकि उस जंगल में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। इसके बाद वो कॉल काट देता है क्योंकि वो खुद एक केस में व्यस्त होता है। अब रेजी कहता है कि उन्हें वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, लेकिन आनंद का कहना होता है कि उन्हें स्टीफन से दोबारा बात करनी चाहिए। इसके बाद अशोकन फिर से स्टीफन से संपर्क करता है और उससे पूछता है कि वो सच में कौन है, लेकिन स्टीफन बार बार यही कहता रहता है कि वो पेरुमलाई का इंस्पेक्टर है। यह बात समझ में नहीं आती क्योंकि एएसआई उसे पहचान नहीं रहा था। इसीलिए आनंद सुझाव देता है कि एएसआई से स्पीकर पे स्टीफन की बात करवाई जाए। जब ऐसा किया जाता है तो स्टीफन कहता है कि पेरुमलाई का एएसआई मुथुएल है और वो उसे मुथुएल समझ रहा होता है।
जैसे ही एएसआई मुथुएल का नाम सुनता है वो हैरान हो जाता है और स्टीफन का पूरा नाम पूछता है। जब स्टीफन अपना नाम स्टीफन जॉर्ज बताता है तब एएसआई यह सुन के चौंक जाता है और बताता है कि स्टीफन जॉर्ज नाम का एक इंस्पेक्टर था, लेकिन वो करीब 30 साल पहले ही अपनी टीम के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और मुथुएल उसी एएसआई का पिता था। अब एएसआई ये बताता है कि जो भी उस जंगल में जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता, इसीलिए उन तीनों को तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए और ये कह के वो टेंशन में कॉल काट देता है। इसके बाद रेजी गुस्से में आनंद पे भड़कने लगता है, कहता है कि वही उसे इस खतरनाक जगह पे लेके आया है। गुस्से में रेजी वहां से बाहर निकलने लगता है। तभी वे देखते हैं कि जिस बड़े पेड़ की बात स्टीफन कर रहा था वो उनके सामने ही मौजूद है, लेकिन वहां स्टीफन नहीं होता। तभी स्टीफन रेडियो पे बताता है कि जिस चीज से वो टकरा के गिरा था वो एक लाश थी और वो भी एक पुलिस ऑफिसर की जो केरल पुलिस से था और उसके नेम प्लेट पे अशोकन लिखा हुआ था। ये सुन के तीनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसका मतलब था कि मिस्ट्री बहुत गहरी है। जब वे उस पेड़ के पास जाते हैं तो उन्हें दो कंकाल मिलते हैं, एक स्टीफन का और दूसरा अशोकन का, जबकि असली अशोकन वही उनके सामने खड़ा होता है। यानी अलग अलग समय के लोग एक ही जगह पे किसी अजीब कनेक्शन में फंसे हुए थे। 30 साल पहले का स्टीफन कह रहा था कि 2024 का अशोकन मर चुका है और 2024 के अशोकन के सामने 1994 का स्टीफन और उसका खुद का कंकाल पड़ा था। ये देख के आनंद और अशोकन का दिमाग हिल जाता है। इसके बाद एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जब आनंद स्टीफन से तारीख पूछता है। वो ये बताता है कि आज की तारीख 26 मई 1994 है। यहीं से साफ हो जाता है कि वे सभी एक टाइम लूप में फंस चुके हैं, जहाँ स्टीफन 1994 में फंसा हुआ था और उसने 2024 में संपर्क किया था। लेकिन ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता दोस्तों। हॉस्पिटल में जो पुलिस ऑफिसर एडमिट था जिसकी टक्कर आनंद की कार से हुई थी, उसकी मौत हो जाती है और जोशी अशोकन को कॉल करके बताता है कि उसका नाम पीटर था। लेकिन समस्या ये है कि पीटर की पत्नी की उम्र लगभग 50 साल है, जबकि पीटर खुद करीब 30 साल का दिखता था और उसकी फैमिली के अनुसार उसका जन्म 1964 में हुआ था, जिससे उसकी उम्र लगभग 60 साल की होनी चाहिए थी। इससे ये दूसरा बड़ा ट्विस्ट सामने आता है कि पीटर असल में स्टीफन के टीम का ही सदस्य था जो किसी तरह 1994 से 2024 में आ गया था और आनंद की कार से टकराया था। अब यह साफ हो जाता है कि अलग अलग समय के लोग इस जंगल में फंस के एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसी बीच फॉरेंसिक टीम जंगल में मिली लाश की जांच करती है और फिर एक कांस्टेबल कॉल करके बताता है कि जो लाश रेजी को मिली थी वो असल में खुद रेजी की ही लाश है। ये सुन के अशोकन गुस्से में आ जाता है, लेकिन कांस्टेबल बताता है कि फॉरेंसिक टीम ने लाश का चेहरा साफ किया और वो बिल्कुल रेजी जैसा ही दिख रहा है। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर उन्होंने ध्यान दिया हो तो उस लाश के हाथ में काली अंगूठी थी जो रेजी पहनता था। इससे यह कंफर्म हो जाता है कि वो लाश रेजी की ही थी। और अगर शुरुआत का सीन याद करे तो वहाँ एक आदमी काली रिंग पहन के भाग रहा था जो कोई और नहीं बल्कि रेजी ही था। यानी वो भी इस टाइम लूप या समय के जाल में फंस चुका था। इसके बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है और रेजी को एक पेड़ से लटका हुआ कंकाल दिखाई देता है जो सेल्वम का था। ये देख के रेजी डर के भागता है और भागते भागते एक दलदल में गिर जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुन के अशोकन और आनंद वहां पहुंचते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो और अंदर धंसता जाता है। तभी अचानक अशोकन के हाथ में चोट लगती है और उसके खून की एक बूंद जमीन पे गिरती है और जैसे ही खून जमीन को छूता है फिर से वही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। आसमान काला हो जाता है, तेज हवाएं आने लगती है। घबरा के अशोकन हवा में गोली चलाता है और अचानक आनंद खुद को जंगल के एक अलग हिस्से में पाता है जहां रात हो चुकी होती है। वहां एक महिला उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है और वो वही पुरानी पुर्तगीज महिला होती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। तभी आनंद के पीछे जेम्स खड़ा होता है जिसका सिर कटा हुआ होता है और अचानक वो उस पे गोली चला देती है जिससे जेम्स के शरीर से खून गिरता है और जैसे ही खून जमीन पे गिरता है आनंद अचानक होश में आ जाता है और खुद को फिर से उसी जगह पाता है जहां दलदल था। लेकिन अब वहां न अशोकन होता है और न ही रेजी। तभी पास में एक पेड़ के पीछे एक छोटी लड़की रोती हुई मिलती है जो बताती है कि उसका छोटा भाई जंगल में खो गया है। आनंद उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाता है।
लेकिन तलाश करते हुए उसे एक पेड़ के पास अशोकन की लाश मिलती है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद अशोकन किसी तरह 1994 के समय में चला गया था और वहाँ क्रिमिनल्स ने उसे पुलिस समझ के मार दिया था। हालांकि ये साफ तौर पे नहीं दिखाया गया, लेकिन घटनाओं को जोड़कर ये समझ आता है कि स्टीफन को जो लाश मिली थी वो यही थी और बाद में वही कंकाल 2024 में भी दिखाया जाता है। इसी बीच अचानक एक क्रिमिनल आनंद पे हमला कर देता है और आनंद उस छोटी लड़की को भागने के लिए कहता है और खुद किसी तरह उस हमले से बच के वहां से भाग निकलता है। उधर बाकी के क्रिमिनल्स पीटर को पकड़ लेते हैं और उसका गला घोटने लगते हैं, जबकि आनंद दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है और समझ नहीं पा रहा होता कि ये सच है या फिर कोई भ्रम है। वो वहां से भागता है और मंदिर के पास उसे स्टीफन मिलता है, जिसे वो बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। जब आनंद स्टीफन से तारीख पूछता है तो स्टीफन हैरानी से बताता है कि आज 26 मई 1994 है, जिससे आनंद को समझ आ जाता है कि वो किसी तरह 1994 में आ चुका है। तभी अचानक चमगादड़ स्टीफन पे बीट कर देते हैं और उसी समय मुथुवेल की चीख सुनाई देती है, जिसके बाद स्टीफन दौड़ के उसे बचाने जाता है। ये वही घटना होती है जिसे पहले भी दिखाया गया था। इसके बाद स्टीफन फिर से एक क्रिमिनल के कंधे पे गोली चलाता है और जैसे ही खून जमीन पे गिरता है और गोली की आवाज गूंजती है, वही अजीब घटनाएं दोबारा शुरू हो जाती है और आनंद फिर से किसी और समय में पहुंच जाता है। इस बार आनंद उस अजीब आदमी को देखता है जो पेड़ों और मंदिरों के पास स्पाइरल सिंबल बना रहा होता है। आनंद छुपकर उसे देखने लगता है और वही पास में पीटर भी छुपा हुआ होता है। तभी वही आदमी आनंद को देख लेता है, लेकिन डरता नहीं है। तभी अचानक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है जो उन स्टूडेंट्स की तरफ से आती है। इससे ये संकेत मिलता है कि रेजी की मौत हो चुकी है। इसका मतलब ये था कि रेजी दलदल में मरने के बजाय उन 5 स्टूडेंट्स में से एक लड़की द्वारा गोली मारा गया था। शुरुआत में जो आदमी कीचड़ से भरा हुआ भागता हुआ दिखा था और जिसे उस लड़की ने शूट किया था, वो कोई और नहीं बल्कि रेजी ही था, जो 2024 से इस टाइम लूप में फंस के किसी दूसरे समय में पहुंच गया था। जैसे ही उसका खून जमीन पे गिरता है और गोली की आवाज आती है, आनंद फिर से टाइम में शिफ्ट हो जाता है। अब वो फिर से 1940 से 1960 के उसी समय में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग होता है। लगभग 8:30 बजे के आसपास आनंद पेड़ के पीछे छुप के देखता है कि जेम्स अपनी पत्नी को घायल करने के बाद भागने की कोशिश कर रहा है। तभी एक आदमी जो जेम्स की पत्नी के लिए काम करता था, बंदूक लेके उसे मारने आता है, लेकिन जेम्स उससे बंदूक छीनने की कोशिश करता है, जिससे हवा में गोली चल जाती है और वो आदमी गिर जाता है। लेकिन तभी दूसरा आदमी आता है और उसका गला काट देता है, जिससे फिर से खून जमीन पे गिरता है और गोली की आवाज होती है और इसके साथ आनंद फिर से टाइम शिफ्ट होके एक और समय में पहुंच जाता है। इस बार वो उसी रहस्यमयी आदमी के सामने होता है जो पेड़ों और मंदिरों पे स्पाइरल बना रहा था और यहीं से कहानी का असली राज खुलना शुरू होता है। दोस्तों, वो आदमी आनंद से पूछता है कि क्या उसने इस जंगल में एक भी कौवा देखा है, और आनंद के नहीं कहने पे वो पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि बहुत साल पहले लगभग 1400 के आसपास उस जंगल में एक ट्राइब रहती थी जो आधे कौवे और आधे इंसान जैसे दिखने वाली मूर्ति की पूजा किया करती थी। उनका मानना था कि कौवे खुशहाली और समृद्धि लाते हैं और गर्भवती महिलाएं उन्हें खाना खिलाती थी ताकि कौवे उनके दुख और कष्ट अपने साथ ले जाए और उन्हें आशीर्वाद दे। उनके लिए कौवे ईश्वर के प्रतीक थे। लेकिन कुछ समय बाद केरल में एक पुर्तगाली शासक आया जिसका नाम लॉर्ड गैब्रियल एंटोनियो था, जिसकी सोच ये थी कि केवल राजा की ही पूजा होनी चाहिए। उसने सभी मंदिरों को बंद करवा दिया और वहाँ की कीमती मूर्तियों और कलाकृतियों को पुर्तगाल भेजना शुरू कर दिया। जब उसे इस टाइप के उस मूर्ति के बारे में पता चला तो वो उस मूर्ति को हटाने के लिए जंगल में गया, लेकिन वो मूर्ति अपनी जगह से हिली तक नहीं। ट्राइब के लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने हाथियों का इस्तेमाल करके भी उसे हटाने की कोशिश की और जब वो सफल नहीं हुआ तो गुस्से में आके उसने पूरे ट्राइब का नरसंहार कर दिया। उसने गोली चला के सभी लोगों को मार डाला, जिससे जमीन पे खून बहा और उसने वहां सभी कौवों को भी जला दिया, जिससे उस जगह पे एक भयानक श्राप जैसा माहौल बन गया। अब यहाँ कहानी में चौथा बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, जब वो रहस्यमयी आदमी आनंद को बताता है कि ये स्टैचू जो कभी खुशी और समृद्धि देने वाला था, उसके पास समय को नियंत्रित करने की शक्ति भी थी।
लेकिन जब उस पुर्तगाली राजा ने वहां खून बहाया तो वो शांत और दयालु शक्ति क्रोधित और क्रूर बन गई और उसने राजा और उसके सैनिकों को समय के जाल में फंसा दिया। वो राजा जो सिर्फ 1 घंटे में उस स्टैचू तक पहुंचा था, वो कभी वापस जंगल से बाहर नहीं निकल पाया और समय बीतता गया, दिन, महीने, साल, लेकिन वो और उसकी सेना उसी जंगल में भटकते रह गए और आज भी वो सफेद घोड़े पे अपनी सेना के साथ वही मौजूद है। वो आदमी आगे बताता है कि जब जब उस जमीन पे खून गिरेगा और साथ में गन शॉट की आवाज आएगी, तब तब समय बदल जाएगा और लोग अलग अलग समय में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। यानी वो स्टैचू लोगों को उसी समय में भेज देगी जहां कभी खून बहा हो। उदाहरण के तौर पे आनंद 1994 में तब पहुंचा था जब स्टीफन ने क्रिमिनल को गोली चलाई थी और खून जमीन पे गिरा था। अब कुल मिला के 4 नियम सामने आते हैं कि जैसे ही खून गिरेगा या गन शॉट की आवाज आएगी, समय बदल जाएगा और उस समय में मौजूद हर इंसान उस टाइम लूप में फंस जाएगा। अभी तक 4 मुख्य समय दिखाए गए हैं। पहला 1940 से 1960 का समय, जब जेम्स और उसकी पत्नी की घटना हुई थी। दूसरा 1994 का समय, जिसमें 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक जब स्टूडेंट्स ने रेजी को गोली मारी और दूसरा जब स्टीफन ने क्रिमिनल्स को शूट किया। और चौथा है 2024 का वर्तमान का समय। इससे समझ आता है कि कर्स की शुरुआत राजा के समय से हुई थी, फिर दूसरा लूप तब बना जब जेम्स और उसके आसपास गनशॉट और खून की घटना हुई, लेकिन तीसरा लूप 1994 में स्टीफन द्वारा गोली चलाने से बना और चौथा लूप तब एक्टिवेट हुआ जब स्टूडेंट्स ने रेजी को शूट किया। अब सवाल आता है कि रेजी वहां पहुंचा कैसे? तो 2024 में जब रेजी दलदल में गिरा था, उसी समय अशोकन के खून की बूंद जमीन पे गिरी और गनशॉट की आवाज हुई, जिससे एक और टाइम शिफ्ट हुआ और रेजी उस पुराने टाइमलाइन में पहुंच गया। इस तरह साफ हो जाता है कि यहाँ कोई अलग अलग टाइमलाइंस नहीं है, बल्कि एक ही लीनियर टाइमलाइन है जिसमें अलग अलग सालों के पॉइंट्स मौजूद है। राजा का समय, फिर 1940 से 1960 का समय, 1994 और 2024 का समय, और इन सभी के बीच कैरेक्टर्स इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं। इस पूरे कर्स को एक्टिवेट करने के लिए 2 जरूरी शर्तें हैं। पहली, खून का जमीन पे गिरना और दूसरी, गन शॉट या कोई तेज आवाज का होना। अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं होती तो टाइम शिफ्ट नहीं होता। जैसे कि 1994 में सेल्वम को जब बेल से लटका के मारा गया था, तब टाइम शिफ्ट नहीं हुआ क्योंकि ना तो गन चली थी और ना ही खून जमीन पे गिरा था। इसका मतलब है कि हर बार ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। तब उस जंगल में मौजूद हर व्यक्ति उस टाइम लूप में खिंच जाता है और अलग अलग किसी भी पॉइंट में पहुंच सकता है, चाहे वो कुछ मिनटों का हो, 1 घंटा पहले हो या बाद का समय हो। इसके बाद वो आदमी आनंद को बताता है कि अगर वो इस लूप को तोड़ना चाहता है तो उसे घटना को रोकना होगा जिससे ये सब शुरू हुआ था, यानी उस स्टैचू को क्रोधित होने से रोकना होगा। जब आनंद उससे पूछता है कि वो कौन है और उसे ये सब कैसे पता, तो वो बताता है कि वही इस सब की शुरुआत की असली वजह है, क्योंकि उसी ने राजा को उस ट्राइब और स्टैचू के बारे में बताया था और वो असल में एक जासूस था। ये सुन के आनंद समझ जाता है कि ये सब कितनी बड़ी साजिश और गलती का नतीजा है। इसके बाद आनंद वहां से निकल जाता है और तभी बारिश शुरू हो जाती है। अब आनंद को रेजी की आवाज सुनाई देती है जो दलदल में फंसा हुआ मदद के लिए चिल्ला रहा होता है और आनंद उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी आनंद पेड़ के पीछे छुप के रेजी को देखने लगता है और शॉकिंगली रेजी भी उसे देख लेता है। उसी समय रेजी और आनंद दोनों ही देखते हैं कि आनंद और अशोकन खुद उन्हें बचाने के लिए आ रहे हैं, जैसा कि शुरुआत में 2024 में हुआ था। ये देख के वे दोनों शॉक्ड रह जाते हैं कि एक ही जगह पे दो आनंद कैसे मौजूद हैं। असल में यहाँ टाइम ओवरलैप हो रहा था, यानी टाइम लूप एक दूसरे को ऊपर चढ़ रहा था। जैसा कि पहले समझाया गया था कि इस जंगल में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय में शिफ्ट हो सकता है, कोई कुछ मिनट पहले पहुंच सकता है तो कोई कुछ मिनट बाद, लेकिन घटनाएं वहीं रहती है, बस टाइमिंग थोड़ी बदल जाती है। अब फिर वही घटनाएं दोहराई जाती है और अशोकन के हाथ से खून की बूंद गिरती है, वो गन चलाता है और फिर से टाइमलाइन शिफ्ट हो जाती है। अब आनंद फिर से 1940 से 60 वाली टाइमलाइन में पहुंच जाता है और वो इस बार गुस्से में होता है, लेकिन तभी उसे उस रहस्यमय आदमी की बात याद आती है कि जब भी खून जमीन में गिरेगा और तेज आवाज, खासकर गन शॉट की आवाज होगी, तभी टाइम शिफ्ट होगा और लोग अलग अलग समय में फेंक दिए जाएंगे। तब आनंद सोचता है कि अगर वो इस प्रक्रिया को कंट्रोल कर ले और खुद टाइम शिफ्ट ट्रिगर करे तो वो सही समय में पहुंच के इस लूप को रोक सकता है।
उसके पास गन तो नहीं होती, लेकिन वो एक नुकीली लकड़ी से अपने हाथ को काटता है और खून जमीन पे गिराता है और जोर से चिल्लाता है, जिससे तेज आवाज पैदा होती है और वह तुरंत 1994 वाली टाइमलाइन में पहुंच जाता है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि सिर्फ गन शॉट ही नहीं, बल्कि कोई भी तेज आवाज अगर खून गिरने के साथ हो तो टाइम शिफ्ट हो सकता है। अब 1994 में रेजी को दिखाया जाता है, जो उस समय वहां पहुंचा था जब 2024 में अशोकन के खून गिरने और गन शॉट से लूप एक्टिवेट हुआ था। रेजी दलदल से निकल के भागता है और उसे एहसास होता है कि उसकी दीदी वहां मौजूद है। इसी दौरान हमें एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो अपने छोटे भाई के साथ स्कूल से घर लौट रही थी, लेकिन उसका भाई एक सफेद घोड़ा देख के उसके पीछे जंगल में चला गया था और वो लड़की भी उसके पीछे जाती है। वहीं उनकी मुलाकात रेजी से होती है और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है कि वो छोटी लड़की रेजी की ही बहन थी और वो छोटा लड़का खुद रेजी था। यानी रेजी किसी तरह अपने ही बचपन के समय में पहुंच चुका था। शायद इसी वजह से वो इस जंगल से हमेशा डरता था। अब छोटा रेजी जंगल से बाहर भागने लगता है, लेकिन उसकी बहन अंदर की तरफ चली जाती है और बड़ा रेजी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी आनंद रेजी को भागते हुए देखता है और उसके पीछे जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वही लड़की जिसने शुरुआत में गोली चलाई थी रेजी को शूट कर देती है। अब यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि शुरुआत में जिस आदमी को गोली लगी थी वो रेजी ही था। जैसे ही खून जमीन पे गिरता है और गन शॉट की आवाज होती है, टाइम फिर से शिफ्ट हो जाता है और लूप एक बार फिर दोहराया जाता है। अब आनंद फिर से 1994 के उस पॉइंट पे पहुंचता है जहां पीटर पे क्रिमिनल्स हमला कर रहे होते हैं। इस बार आनंद उसे बचाता है और उसे सख्ती से कहता है कि वो किसी पे गोली ना चलाए। इसके बाद वो तुरंत स्टीफन के पास जाता है और उसे वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन स्टीफन मना कर देता है क्योंकि वो अपने साथियों की मौत का बदला लेना चाहता है और क्रिमिनल्स को पकड़े बिना जाने को तैयार नहीं होता। तभी यहाँ एक और दिमाग हिला देने वाला ट्विस्ट सामने आता है। आनंद स्टीफन को बताता है कि वो उसका ही बेटा है, यानी स्टीफन ही आनंद का पिता है। पहले तो स्टीफन को इस बात पे विश्वास ही नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे सब समझ में आने लगता है और यहाँ कहानी है एक इमोशनल और माइंड ब्लोइंग मोड़ ले लेती है। आनंद स्टीफन को बताता है कि उसके पिता 26 मई 1994 को ही गायब हो गए थे, यानी उस दिन जब आनंद पैदा होने वाला था। और आपको याद होगा कि स्टीफन ने कहा था कि आज उसकी पत्नी की डिलीवरी है और वो अपने बच्चे को देखे बिना मरना नहीं चाहता। आनंद अपने पास मौजूद अपने पिता की फोटो, आईडी कार्ड और अपने डेट ऑफ बर्थ जैसे सबूत दिखा के स्टीफन को यकीन दिला देता है कि वही उसका बेटा है, क्योंकि उसकी जन्म तिथि भी 26 मई 1994 की होती है। इसके बाद आनंद भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से बताने लगता है, जैसे कि चमगादड़ों की बीट गिरेगी और मुथुवेल मदद के लिए चिल्लाएगा, और जब सब कुछ वैसा ही होता है तो स्टीफन को पूरी तरह विश्वास हो जाता है। लेकिन इस बार आनंद उसे सख्ती से मना करता है कि वो किसी पे भी गोली ना चलाए। अब घटनाएं वैसे ही आगे बढ़ती है जैसे कि पहले हुई थी। स्टीफन जाके मुथुवेल को बचाता है, लेकिन इस बार आनंद स्टीफन की गन लेके क्रिमिनल्स को भगा देता है और उसे समझाता है कि वे बाद में उन्हें पकड़ सकते हैं, लेकिन अभी सबसे जरूरी है कि जमीन पे खून ना गिरे और कोई भी गन शॉट ना हो, क्योंकि वही इस टाइम लूप को एक्टिवेट करता है। और इस तरह आनंद 1994 के एक लूप को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो स्टीफन को कहता है कि वो बाकी टीम को स्टैचू के पास इकट्ठा करे, और हम देखते हैं कि सेल्वम पहले से ही मर चुका होता है, क्योंकि उसकी मौत में ना तो खून जमीन में गिरा था और ना ही कोई गन शॉट की आवाज हुई थी, इसीलिए वहां टाइम शिफ्ट नहीं हुआ था। अब बाकी टीम उस स्टैचू के पास इकट्ठा होती है और सभी मिलके जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार वे स्टैचू के पास वापस आ जाते हैं। वे अलग अलग होके भी निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी आनंद को याद आता है कि पीटर किसी तरह जंगल से बाहर निकल गया था और उसने स्पाइरल सिंबल भी बनाया था। उसे ये भी याद आता है कि जब पीटर 2024 में आनंद की कार से टकराया था, तब भी वो रोड पे स्पाइरल ही बना रहा था, जिससे ये संकेत मिलता है कि स्पाइरल ही बाहर निकलने का रास्ता है। इसके बाद आनंद और बाकी लोग स्टैचू के चारों ओर स्पाइरल में घूमते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस ट्राइब की पूजा पद्धति भी इसी प्रकार की थी। इससे ये समझ आता है कि कोई अनंत लूप नहीं है, बल्कि अगर सही पैटर्न को समझ लिया जाए तो इससे बाहर निकला जा सकता है। लेकिन अगर इस कर्ज को पूरी तरह खत्म करना है तो शुरुआत में हुई घटना यानी उस राजा को रोकना होगा जिसने ये सब कुछ शुरू किया था। यहाँ ये भी हो जाता है कि कोई अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स नहीं है,
बल्कि एक ही सिंगल टाइमलाइन है जो बार बार बदलती रहती है और उसमें मौजूद लोग अलग अलग समय के पॉइंट्स पे शिफ्ट होते रहते हैं। अब जबकि वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी क्रिमिनल्स उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं और एक एक करके पहले मुथुवेल को मार देते हैं और फिर मुनि स्वामी को भी खत्म कर देते हैं। अब वे स्टीफन को भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार आनंद, स्टीफन और पीटर मिलके इन चारों क्रिमिनल्स का सामना करते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। हालांकि ये लड़ाई काफी मुश्किल होती है और क्रिमिनल्स उन पे भारी भी पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वे जीत जाते हैं। इसके बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वे लगातार चलते रहते हैं। कुछ समय बाद बारिश रुकती है, लेकिन पीटर इतना थक जाता है कि उसे उल्टियां होने लगती है और वो आगे चलने की हालत में नहीं होता। स्टीफन उसे हिम्मत देता है और वो किसी तरह फिर से चलना शुरू करता है, लेकिन तभी एक बचा हुआ क्रिमिनल अचानक पीछे से आता है और लकड़ी से हमला करता है। आनंद को बचाने के लिए स्टीफन बीच में आ जाता है और लकड़ी उसके कंधे में घुस जाती है, जबकि वो क्रिमिनल वहां से भाग जाता है। अब आनंद तुरंत स्टीफन को उस लकड़ी को निकालने से रोकता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर खून जमीन पे गिरा तो फिर से टाइम लूप एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन तब तक स्टीफन लकड़ी को बाहर निकाल देता है और उसके कंधे से खून की एक बूंद जमीन पे गिरती है, जिससे अचानक आसमान काला हो जाता है और तेज अजीब आवाजें आने लगती है। हालांकि इस बार टाइम शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि कोई तेज आवाज जैसे गन शॉट नहीं हुई थी, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि सिर्फ खून गिरना काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ तेज आवाज होनी भी जरूरी है। इसके बाद तीनों को अलग अलग दिशाओं से आवाजें सुनाई देने लगती है। वे अलग अलग जाने की बात करने लगते हैं, जबकि पीटर अब आनंद पे शक करने लगता है कि उसकी वजह से ही उसके साथी मारे गए हैं, जबकि असल में आनंद सिर्फ अपने पिता को बचाना चाहता था ताकि वो बिना बाप के बड़ा ना हो। इसी वजह से उसने 1994 की टाइमलाइन को प्राथमिकता दी थी, जबकि वो चाहता तो अन्य लोगों को भी बचा सकता था। अब आनंद कौवों की आवाज का पीछा करता है और वे तीनों सड़क तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक कार की आवाज सुनाई देती है। आनंद कार को रोक के ड्राइवर से तारीख पूछता है और वो बताता है कि आज 26 मई 1994 है, यानी आनंद अपने पिता को बचाने में सफल हो चुका था। इसके बाद आनंद स्टीफन और पीटर को कार में बैठा के वहां से भेज देता है और स्टीफन से कहता है कि अब वो जाके अपने बेटे को देख सकता है, जो कि बिना पिता के बड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद आनंद वापस जंगल में जाता है और स्टैचू के सामने खड़ा हो जाता है। उसे समझ आता है कि वो 1994 का हिस्सा नहीं है, इसीलिए वो खुद को गन से शूट कर देता है ताकि गन शॉट की आवाज और खून दोनों मिलकर उसे टाइम शिफ्ट करा दे। इस कदम से उसका लूप खत्म हो जाता है, क्योंकि अब 1994 का स्टीफन और उसकी टीम बच गई थी, इसीलिए 1994 वाला लूप कभी बना ही नहीं। जब 1994 का लूप नहीं बना तो 2024 में आनंद, रेजी और अशोकन को जंगल में स्टीफन को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी 2024 वाला लूप भी खत्म हो गया। इस तरह दोनों बड़े लूप टूट जाते हैं, क्योंकि इसके बाद आनंद की आंख 2024 में हॉस्पिटल में खुलती है और उसे सब कुछ याद रहता है। लेकिन इस बार उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसके पिता स्टीफन जिंदा होते हैं, उसकी माँ भी जिंदा होती है और उसका परिवार पूरा होता है। उसकी बेटी जन्म ले चुकी होती है और वो खुद पिता बन चुका होता है। अब आनंद उसी केरला के गाँव में ड्यूटी के लिए जाता है, लेकिन इस बार वो कांस्टेबल नहीं बल्कि एएसआई होता है, क्योंकि उसका अतीत भी बदल चुका होता है। रास्ते में उसे अशोकन मिलता है जो उसकी कार खराब होने के कारण उससे मदद मांगता है। अशोकन को देख के आनंद को डर लगता है कि कहीं लूप फिर से न शुरू हो जाए, क्योंकि कई घटनाएं पहले जैसे ही दोहराई जा रही थी। रेजी का उन लड़कों और लड़कियों का पकड़ना भी वैसा ही होता है। फिर आनंद और अशोकन साथ में उसी रास्ते से गुजरते हैं जहां पहले पीटर उनकी कार से टकराया था, और आनंद को वही हिरन भी दिखाई देता है जो उसने पहले देखा था। लेकिन तभी अचानक फिर से एक व्यक्ति कार के सामने आके टकराता है। आनंद बाहर निकलता है, लेकिन इस बार वो पीटर नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिसने पहले रेजी को शूट किया था, यानी वही 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप। ये देख के साफ हो जाता है कि लूप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आनंद घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि सब कुछ दोबारा क्यों हो रहा है, जबकि उसने लूप तोड़ दिया था। वो तुरंत उस लड़की को कार में डाल के हॉस्पिटल ले जाने लगता है। रास्ते में आनंद उस लड़की का फोन लेके उसके माता पिता को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो फोन की स्क्रीन देखता है उसकी सांसें थम जाती है। फोन के वॉलपेपर पे उस लड़की के साथ खुद आनंद होता है, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका होता है। यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है दोस्तों, कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आनंद की ही बेटी होती है, जो भविष्य से आई होती है। तभी वो लड़की आनंद को पापा कहती है
और उसकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देती है। यह देख के आनंद पूरी तरह से टूट जाता है, कार रुकवा देता है और गहरे सदमे में चला जाता है। इसके बाद आनंद नीतू को कॉल करके अपनी बेटी का हाल पूछता है। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है क्योंकि उसने अपनी बेटी को मरते हुए देखा था। लेकिन तभी उसकी नजर जंगल की तरफ जाती है जहां वो उसी पुर्तगीज राजा को देखता है जो अपने सफेद घोड़े में सवार था। ये वही घोड़ा था जिसे देख के छोटा रेजी जंगल में गया था। अब इस टाइमलाइन में आनंद की बेटी जिंदा होती है और उसकी मौत भविष्य में यानी कि लगभग 2044 के आसपास होने वाली होती है। आनंद को यह समझ आ जाता है कि उसकी बेटी उसी राजा से बच के भाग रही होगी और हम देखते हैं दोस्तों कि वो पुर्तगीज राजा उसे खतरनाक ताना मारती हुई मुस्कान देता है, जैसे वो सब कुछ जानता हो। यहीं पे आनंद को समझ आ जाता है कि सिर्फ टाइम लूप तोड़ने से कुछ नहीं होगा, उसे उस असली घटना को रोकना होगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था, जब उस पुर्तगीज राजा ने उस पूरे ट्राइब को मार दिया था और कौवों को जला दिया था। यही बात उस रहस्यमय आदमी ने भी उसे बताई थी। अब ये साफ हो जाता है कि उस हिरण ने यानी उस देवी ने आनंद को चुना था क्योंकि जंगल में और भी लोग फंसे थे, लेकिन सच्चाई और समाधान सिर्फ आनंद तक ही पहुंचा। वो आदमी भी दूसरों को बता सकता था, लेकिन असल में वही इंसान इस कर्ज को खत्म कर सकता था जो इसे जड़ से रोक सके, और वो आनंद था। यहीं पर मूवी एक संभावित सीक्वल की उम्मीदों के साथ खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दूसरे भाग में यानी कि इस मूवी के सीक्वल में आनंद उस राजा को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या आनंद उस राजा को रोक पाएगा या फिर ये टाइम लूप हमेशा के लिए चलता रहेगा। जानता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफी लंबी हो गई है क्योंकि इस मूवी को समझाने के लिए इतनी लंबी वीडियो बनाना जरूरी था। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे किसी और नए रहस्यमय फिल्म के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।